पहले यहाँ पे ख़वातीन यूजुअली जो वायलेंस थी उनके साथ उसको बर्दाश्त करती रहती थीं, लेकिन अब उन्होंने उसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया है। ऐसे कपल्स हमें मिलते हैं सहाबा में जहाँ पर एक हैप्पी मैरिज नहीं थी। आफ्टर मैरिज जो बॉडी काउंट का एक हमारे यहाँ इशू उठना शुरू हुआ है। पाकिस्तान की जो औरतें हैं माशाल्लाह दे आर वन ऑफ द प्योरेस्ट इन द वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ऐसी बच्ची के साथ शादी हो जाती है कि जो किसी मखलूत निज़ाम में रही होती है, फिर कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। आज के दौर में तो तुम्हें प्योर ना मर्द मिल सकता है ना ही प्योर तुम्हें औरत मिल सकती है। पोर्नोग्राफिक एडिक्शन हो जाती है लोगों को। वो फूट पड़ते हैं और रो पड़ते हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप है उसके अंदर कुछ ऐसी डिमांड्स प्लेस की जा रही हैं जिसको मैं फुलफ़िल नहीं कर सकता या फुलफ़िल नहीं कर सकती। ऐसी भी कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं कि मर्द अपनी जो वाइफ्स हैं उनकी तस्वीर आपस में शेयर करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के पीछे पॉसिबली क्या रीजंस हो सकती हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन क्या सिर्फ एक फिजिकल नीड को जस्टिफाई करता है या जो एक इंसान की स्पिरिचुअल नीड होती है उसको भी जस्टिफाई करता है? वायरिंग ऐसी हो चुकी है, दे आर हार्ड वायर्ड टू सीक प्लेजर फ्रॉम हराम। उन्हें थ्रिल हराम से मिलता है। ये लोग वो कंटेंट देखते हैं, सॉफ्ट पॉर्न, नेटफ्लिक्स सीरीज, बॉलीवुड की ऐसी गंदी घटिया सीरीज, ऐसे गाने जिसमें ओपन मैरिजेस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, माई बॉडी माई राइट, वो इस तरह की गलीज फिलोसफीज के डू व्हाट योर हार्ट सेज और मज़ा कहीं से भी ले लो। कुछ फैंटेसीज की वर्ल्ड में होते हैं और कुछ अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस भी बिल्ड हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, मेल की फीमेल के साथ या फीमेल की मेल के साथ। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा होता है कि जिस तरह के पोर्नोग्राफिक मूवीज़ के अंदर चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। क़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन साख्त में और बड़ा मुकर्रम पैदा किया है, तो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो इंसान की डिग्निटी से गिरी हुई चीज़ें हैं। यूजुअली हमारे जहन में आता है कि मर्द ही होगा और उसको ही पोर्न एडिक्शन होगी। क्या फीमेल्स के अंदर भी इसका आंसर पाया जाता है? फीमेल ब्रेन इज़ मोर क्यूरियस देन मेल ब्रेन व्हेन इट कम्स टू सर्टेन थिंग्स। जब सहेलियों में बैठती हैं ख़वातीन या मर्द बैठते हैं अपने दोस्तों के अंदर सर्कल्स में, तो वो अपनी बेड लाइफ की स्टोरीज शेयर कर रहे होते हैं। बेगैरती है सीधी, ये तो दयूसपन है। जब कोई इस तरह का कंटेंट देखता है और देन उसके बाद वो उससे कुछ ना कुछ चीज़ों को अपने दिमाग के साथ को रिलेट भी करेगा, कंपैरेटिव एनालिसिस भी बिल्ड करेगा अपना। काइंड ऑफ अ पर्सन विल वांट कि वो अपनी वाइफ को किसी दूसरे मैन का प्राइवेट पार्ट दिखाए। मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड। पार्टनर ने, एक स्पाउस ने दूसरे को वो वीडियो भेजी और देन उसके बाद वो मोबाइल बच्चे के हाथ लग गया एंड बच्चे ने वो चीज़ देखी। बच्चा बहुत छोटी उम्र का था एंड देन वो बच्चा भी। देखें, गुनाहगार होना कुछ और होता है और बागी होना कुछ और होता है। पार्टनर जो है वो मजबूरन किसी ऐसी चीज़ का शिकार हो रहा है और वो उससे भी लड़ाई कर रहा है, अपना घर बचाने की भी कोशिश कर रहा है, ये कर रही हैं। होपलेस होने की बात नहीं है। इंशाल्लाह दीनी लोग काम करेंगे, अल्लाह वाले काम करेंगे तो ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द रिवाइवलिस्ट पॉडकास्ट। हमारे यहाँ डाइवोर्सेस की रेशो एक ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। इसमें कई सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। यूजुअली जो चीज़ें यहाँ डिस्कस की जाती हैं उनमें इन लॉज और इसके अलावा इकनॉमिक सर्कमस्टांसेस, देयर इज़ नो डाउट कि ये चीज़ें भी पिवटल रोल प्ले करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ तस्वीर का एक दूसरा रुख ये भी है, कुछ ऐसे टैबूज़ और कुछ ऐसी एस्पेक्ट्स हैं कि जिसके ऊपर बात यूजुअली नहीं की जाती। आज इन एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए ही मेरे साथ मौजूद हैं अली भाई। बहुत शुक्रिया अली भाई अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले अली भाई मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ यूजुअली एक परसेप्शन ये पाई जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जो डाइवोर्स रेशो बढ़ी है वो बेसिकली इसलिए है कि पहले यहाँ पे ख़वातीन यूजुअली जो वायलेंस थी उनके साथ उसको बर्दाश्त करती रहती थीं, लेकिन अब उन्होंने उसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि सोलली यही रीज़न है या ये भी एक रीज़न है? देखें, वायलेंस वाज ऑलवेज देयर। इफ यू लुक एट हिस्ट्री यू विल फाइंड वायलेंट केसेस इन एवरी कल्चर, यानी जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी है, जिसमें मर्दों की तरफ से वायलेंस भी, औरतों की तरफ से भी है। वेस्ट में भी आपको ऐसे बड़े केसेस मिलेंगे। इवन गोइंग बैक इनटू आवर सोसाइटी, तो यू विल फाइंड सच केसेस जहाँ पे ये वायलेंट बिहेवियर बहुत ज़्यादा है। बट डिवोर्सेस इतनी नहीं थी। अब इस पे वन कैन आर्ग्यू कि मे बी औरत बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, या मे बी वो कल्चर एक बड़ा फियर बेस्ड कल्चर था और डिवोर्स को एक बड़ा टैबू समझाता था। वी कैन आर्ग्यू दैट, बट आई डोंट थिंक सो कि यही एक वजह है कि फियर की वजह से डिवोर्सेस नहीं हो रही थी, या जो है ना वो एट द एंड ऑफ द डे औरत बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती थी। आई थिंक कि स्टिल दे हैड सम थिंग्स टू होल्ड ऑन टू। दिस इज़ माई व्यू।
स्टिल डिस्पाइट नेगेटिविटी, ये वायलेंट चीज़ें, ऑल दीज थिंग्स इन द कल्चर एंड ऑल दीज स्टोरीज गोइंग अराउंड, ऑब्वियसली वो लोग भी सुनते होंगे अपने इर्द गिर्द से, स्टिल दे हैड सम थिंग्स टू लुक अप टू। यानी वो एक मैं समझता हूँ बड़ी डिफरेंट सोसाइटी थी, उनकी वॉर बड़ी डिफरेंट चीज़ों से थी। आज के जो इंसान है, जो कपल्स हैं, जो बच्चे हैं, वो बड़ी डिफरेंट चीज़ों से वॉर लड़ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि उन पर ज़्यादा बात हो। यस, उनको भी इन लॉज के प्रॉब्लम्स थे, पुरानी जनरेशन को, उनको भी ये मे बी डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज होंगे। यार ये तो स्टोरीज इवन हमें सहाबा के टाइम से मिलती हैं। यानी ऐसे कपल्स हमें मिलते हैं सहाबा में जहाँ पर एक हैप्पी मैरिज नहीं थी, और जहाँ पर मर्द में भी बहुत सख्त था, या वाइस वर्सा, औरत को मर्द पसंद नहीं था, क्योंकि वी कैन सी मैनी सच केसेस। बट मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो वॉर उनकी थी वो बड़ी डिफरेंट थी, डिफरेंट चीज़ों से थी। जो मॉडर्न वॉर इस वक्त है, जिन चीज़ों से हमारी वॉर है हमारी जनरेशन की, वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो कभी किसी जनरेशन ने नहीं देखी है। और बहुत 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 बड़ा फैक्टर वो है जिससे होपलेसनेस बहुत फैल रही है, जिससे मैं समझता हूँ बरकत उठ रही है और एक नहुसत सी फैलती जा रही है। दिस इज माई आर्गूमेंट टू बिगिन विद। अच्छा अली भाई, हमारे पास एक मेरा ख्याल है ऑडियंस की कन्वीनियंस के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि इनको प्री मैरिटल एंड पोस्ट मैरिटल में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि थोड़ी कन्वीनियंस हो सके। प्री मैरिटल में कुछ ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए हैं कि आफ्टर मैरिज जो बॉडी काउंट का एक हमारे यहाँ इशू उठना शुरू हुआ है कि बॉडी काउंट की बात आ जाती है शादी के बाद। तो उसके बाद ही हमें देखने में आता है कि जब शादी के बाद एक बड़ी खुशहाल प्रॉस्पेरस लाइफ चल रही होती है, तो ऑल ऑफ ए सडन कोई चीज़ सामने निकल के आ जाती है। तो हाउ डू यू सी इट? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तानी मुआशरा स्टिल माशाल्लाह अभी इस लेवल पे नहीं गया है जिस लेवल पे हम अज्यूम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। कि ऑल्दो आई सेड कि जो हमारी बैटल है वो बहुत डिफरेंट है, वो आई विल कम टू इट कि उससे मेरी मुराद क्या है। बट स्टिल आई थिंक कि मैं नहीं समझता कि यहाँ की औरत अभी उस लेवल पे गई है या यहाँ का मर्द उस लेवल पे गया है। जैसे वेस्ट में नज़र आता है कि वो जैसे आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी, स्ट्रीट में चल रहे हैं, माइक पकड़ा हुआ है, किसी रैंडम खातून से पूछते हैं व्हाट्स योर बॉडी काउंट। बॉडी काउंट ऑडियंस को हम बताते भी चले, इससे मुराद है कि हाउ मेनी पीपल यू स्लेप्ट विद। तो वो बड़ा प्राउडली कहेगी 30, 40, 70। मैं नहीं समझता कि अभी ये यहाँ पर कल्चर आया, अल्लाह माफ़ करे और ना आए, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं स्टिल समझता हूँ कि यार पाकिस्तान की जो औरतें हैं माशाल्लाह दे आर वन ऑफ द प्योरेस्ट इन द वर्ल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक उनमें वो पाकीज़गी, अभी तक उनमें वो मॉडेस्टी, यस ड्रेसिंग में हैव चेंज्ड, वी कैन आर्ग्यू दैट। हम यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, ड्रेसिंग बहुत चेंज हो गई है। बट स्टिल इवन क्योंकि हमारा इंटरेक्शन होता है, बड़ी मॉडर्न मॉडर्न ड्रेसिंग की ख़वातीन अंदर से दे आर ट्रेडिशनल, अंदर से दे वांट पाकीज़गी, दे आर प्योर। तो मैं नहीं समझता कि इस लेवल पे बात चली गई है बॉडी काउंट पूछें। हाँ, कुछ लोग पोर्ट्रे ये कर रहे हैं कि जी आज के दौर में तो तुम्हें प्योर ना मर्द मिल सकता है, ना ही प्योर तुम्हें औरत मिल सकती है। हैविंग सेड इट, खुदा न खास्ता किसी से ये गुनाह हो गया है, तो यस हमारा दीन इस पर उम्मीद भी दिलाता है कि अगर किसी से प्रीवियस सिन हो गया है, जैसे एक शख्स आपको पता है हज़रत उमर के दौर में आया था कि मेरी बेटी से ज़िना हुआ हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बात बता दूँ। जो नया इसका जो जो इसका रिश्ता आया है उनको बता दूँ। तो हज़रत उमर ने बड़ा गुस्सा किया था कि जब अल्लाह ने तुम्हारा ये ऐब छुपा लिया, तुम्हारी बेटी का ऐब छुपा लिया, तो तुम कौन होते हो इसको बताने वाले? बिल्कुल सही वाक़या है। ये चीज़ें तो देखिए समझ आती हैं। लेकिन ये चीज़ें धड़ल्ले से कहना कि भई है तो है, बॉडी काउंट है तो है, डील विद इट। यानी मैं यस आई हैव स्लेप्ट विद 10 पीपल, यस आई हैव स्लेप्ट विद 12 पीपल, डील विद इट। तुम कौन से बहुत बड़े जो है ना 30 मार खाओ। इस तरह की बातें करना, इस तरह की बदतमीज़ियाँ करना, इस तरह के इंप्रेशंस देना कि ये तो होगा, डील विद इट। ये तबाही है असल में। दिस इज़ द बैटल आई एम टॉकिंग, दिस इज़ द वॉर आई एम टॉकिंग अबाउट। ये पिछली जनरेशंस में ये बेहयाई, ये बदतमीज़ी और ये रेबेलियसपन, देखें गुनाहगार होना कुछ और होता है और बागी होना कुछ और होता है। ये बगावत पिछली जनरेशंस में नहीं थी, इसीलिए चीज़ें निभ जाती थी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अपना थीसिस बता रहा हूँ। ये बागी जनरेशन है, ये नज़र आ रहा है, देखने में आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा अली भाई, हमारे यहाँ जो यूजली मशरकी फैमिलीज़ हैं या रिलीजियस फैमिलीज़ हैं, उस केस के अंदर हमें ये नज़र आता है कि और आपसे आपको भी पता होगा कि हमारे यहाँ मशरकी मर्द के ऊपर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। उसका ख़्याल रखा जाता है कि उसका उठना बैठना अच्छे लोगों में हो, बुरे लोगों में ना हो। और अल्टीमेटली जब वो ग्रो अप करता है और फिर उसकी शादी होती है, तो तब भी उसके ज़हन में भी ये चल रहा होता है कि जो मेरा स्पाउस होगा, वो मेरी तरह का ही होगा जिस तरह की मैंने एक लाइफ़ स्पेंड की है, बड़ी एक नेक ज़िंदगी की है और बड़ी सफाई के साथ मैं रहा हूँ।
सो इन दैट सिनेरियो के जब हमें पता लगता है कि किसी ऐसी बच्ची के साथ शादी हो जाती है कि जो किसी मखलूत निज़ाम में रही होती है एंड लेटर ऑन फिर कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, तो फिर उस केस में आपका क्या ख़्याल है या आपका क्या तजुर्बा है कि किस तरह से शादी फिर इफ़ेक्ट होती है? 100% इफ़ेक्ट करती हैं। बात सारी वहाँ से शुरू होती है। कुरान ने खुतवाती शैतान का जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कॉन्सेप्ट कुरान में पाया जाता है कि शैतान को नहीं, खुतवाती शैतान को भी फॉलो ना करो, यानी फुटस्टेप्स ऑफ शैतान भी फॉलो ना करो। हर अक्लमंद इंसान देखें ये जानता है कि बुराई की तरफ एकदम इंसान नहीं आता। अब आप कॉर्पोरेट चले, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन एन ऑयल एंड गैस कंपनी, तो वहाँ पर हमें बिफोर सेंडिंग अस टू द फील्ड वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजारते थे, मैनेजमेंट एंड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें वो हमें एक फ़िलॉसफ़ी पढ़ाते थे, ज़ीरो इंसिडेंट फ़िलॉसफ़ी। ज़ीरो इंसिडेंट फ़िलॉसफ़ी ये है कि एक्सीडेंट के चांसेस भी ख़त्म कर दो, इससे पहले एक्सीडेंट हो, यानी ज़ीरो इंसिडेंट। अब वो ये था कि मिसाल के तौर पे वो कहेंगे कि आपको ना कहीं छोटा-सा वुड का पीस नज़र आया गिरा हुआ, या आपको कहीं फ्लोर पे ऑयल एंड गैस फ़ील्ड में कहीं पे पानी या कीचड़ नज़र आई, उस एरिया को फ़ौरन बैरिकेड कर दो। हालाँकि वो छोटी-सी बात है यार, वहाँ पे क्या हो सकता है? बट नो, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई फिसल सकता है, वहाँ पे ना किसी का सर फट सकता है, वो आगे की सोच रहे हैं। तो फ़ौरन से बैरिकेड कर दो, उसको क्लीन करो। अभी भी आपने देखा है टॉप की जो कंपनीज़ है, एयरपोर्ट, लेट्स टेक एग्ज़ाम्पल ऑफ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे वाइपर वो फेर रहे हो तो उस एरिया को क्या कर देते हैं, बैरिकेड कर देते हैं। व्हाई? कि यार देयर इज़ अ चांस समवन मे स्लिप, ठीक है? यस, मे नॉट स्लिप बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि मे स्लिप। अब आप मुझे बताएँ वो बेवकूफ़ है? आप मुझे बताएँ वो पागल हैं? वो अपनी कंपनीज़ को ऐसे रन कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट देयर बिज़नेस, टू प्रोटेक्ट देयर एम्प्लॉइज़ और उनके इंटरेस्ट। और जब दीन ये बात करता है कि भई अपने आप को बचा लो, इससे पहले कि नेक्स्ट स्टेज पे जाओ, नेक्स्ट, तो हमें तकलीफ़ है। हम कहते हैं जी रोको ना, ये ना करो, वो ना करो। तो भाई दीन भी तो आपके इंटरेस्ट को बचा रहा है, आपको बचा रहा है, तो ये समझ लें ज़ीरो इंसिडेंट फ़िलॉसफ़ी, ये सब खुतवाती शैतान है। मर्द-औरत की इंटरमिंगलिंग होना, हाँ, कभी कोई बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो उसमें इस्लाम हमें बड़े खूबसूरत उसूल बयान करता है। दैट शुड बी पर्पसफुल, दैट शुड बी पब्लिक एंड दैट शुड बी लिमिटेड, दैट मीटिंग। सहाबा-साहबियात भी कभी इकट्ठे होते थे कई जगहों पे, लेकिन देयर वर रूल्स आउट देयर, दैट वाज़ वेरी पर्पसफुल थिंग। दैट वाज़ नॉट हैंगिंग आउट काइंड ऑफ अ मीटिंग, जहाँ पर जो है वो पार्टी हो रही है और सेलिब्रेट किया जा रहा है किसी चीज़ को। तो ये खुतवाती शैतान है। जितना जल्दी हम इन्हें समझ जाएँगे हमारी औलादों के लिए, हमारे लिए बेहतर है। अदरवाइज़ चॉइस इज़ योर्स। अच्छा अली भाई, एक हमारे पास अगर हम को एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं तो फिर लोग हमारे ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं कि जी ये लड़कियों की तालीम के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू स्पीक के जो को एजुकेशन सिस्टम है उसकी वजह से भी उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमारे सामने डाइवोर्स की सूरत में निकलते हैं। मैं आपको एक वाक़या भी नरेट करता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ़ के अंदर ही हमारे साथ टूर्स के ऊपर आपको पता है टूर्स होते हैं और इस तरह एजुकेशनल टूर्स भी होते हैं और रिक्रिएशनल टूर्स भी होते हैं। तो रिक्रिएशनल टूर्स बाज़ औक़ात अब तो यूनिवर्सिटीज़ का भी ट्रेंड बन चुका हुआ है कि 4-4 5-5 दिन के भी होते हैं। सो देयर इज़ नो डाउट कि सुपरविज़न भी होती है, लेकिन आपको पता है कि शैतान ऑलवेज़ फाइंड्स हिज़ वेज़। तो कहीं न कहीं इस तरह का कुछ ना कुछ इंटरैक्शन होता है जिससे कि मेरा ख़्याल है फ़िज़िकल इंटरैक्शन हो जाता है लोगों का आपस में और देन उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन लोग अपने-अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन देन आफ्टर मैरिज सम टाइम हमें नज़र आता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लैकमेलिंग या इन द फॉर्म के इंसान दोबारा से उसी शख्स की तरफ मुतवज्जा हो जाता है और उस तरह का कोई डाटा के सामने आ जाता है कि जिसकी वज़ह से फिर मैरिटल लाइफ़ स्पॉइल होती है। सो आप इस निज़ाम को किस तरह से फिर देखते हैं? देखिए, मैं तो इसको इस नज़र देखता हूँ कि इस वक़्त पूरा शैतानी सिस्टम बनाया जा चुका है। होपलेस होने की बात नहीं है, इंशाल्लाह दीनी लोग काम करेंगे, अल्लाह वाले काम करेंगे तो ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा इंशाल्लाह। बट अनफॉर्च्युनेटली पूरा शैतानी सिस्टम खड़ा हो चुका है। डाइट के हवाले से, कंटेंट के हवाले से, कंटेंट बाय कंटेंट आई मीन म्यूज़िक, टीवी सीरीज़, मूवीज़, हर चीज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को, ज़िना को, ये डोपामीन बेस्ड लाइफ़स्टाइल को प्रमोट कर रही है, रेबेलियन को प्रमोट कर रही है, रिलीजियस फिगर्स को डीसैक्रलाइज़ किया जा रहा है, यूथ को कन्फ्यूज़ किया जा रहा है, देयर इज़ नो सच थिंग एज़ ट्रुथ। यू नो ये जो पोस्ट मॉडर्न फ़िलॉसफ़ी आपको तो बेहतर माशाल्लाह पता है, आपका तो काम भी यही है। ये जो सेकुलर ह्यूमनिज़्म है, ये 3 आइडियोलॉजीज़ राइज़ हैं। मॉरल रिलेटिविज़्म, पोस्ट मॉडर्न फ़िलॉसफ़ी व्हिच इज़ के नथिंग इज़ ट्रू, यानी एवरीथिंग कैन बी ट्रू और फ़ॉल्स।
बैटमैन विलन भी हो सकता है, हीरो भी हो सकता है, जोकर कैन बी अ विलन और कैन बी अ हीरो। इसी तरह सेकुलर ह्यूमनिज्म के यू आर गॉड, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर प्लेजर, फोकस ऑन योर डिजायर्स। जब हर चीज़ वो दिखाई जा रही है, फिर ऊपर से डाइट भी ऐसी है अनफॉर्चुनेटली, वो डाइट भी वो डिज़ायर्स को भड़काती है, लस्ट को भड़काती है। उसके बाद जो है ना, वो आप देख लें कि इस तरह के हादसा जो आपने मेंशन किए कि आप फिर खुला भी छोड़ दें। यानी आप पहले उनको, मुझे तो वो शैतान का प्रॉमिस याद आता है, वला उज़िलन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम, सूरह निसा में आयत नंबर 119 में है कि मैं इन्हें गुमराह करूंगा और मैं इनकी ख्वाहिशात नफ्सी को भड़काऊंगा। गुमराही के सारा तरीका वो कंटेंट है, और उसके बाद उस ओपन भी छोड़ दो इन्हें, इनको इंटरमिंगल भी कराओ, इनको सब कुछ करने दो, कोई कुछ नहीं कह सकता। और वो इज़म्स और स्किज़म बैठे हुए सारे सिस्टम को सपोर्ट करने। आप थोड़ी सी बात करेंगे कि जी टिकटॉक के गंद को बैन करो या ये इन चीज़ों को बैन करो, आपके खिलाफ हो जाएंगे कि लो जी ये देखो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। यानी दिमाग हमारे इतने माऊफ हो चुके हैं, मैं तो हैरान हूँ कि उस सिस्टम को भी प्रमोट करना है जो इस गंद को प्रोपेगेट भी करता है और मौके भी देता है, और इन पे बात भी नहीं करनी कि ये चीज़ें गलत है। तो फिर भाई करना क्या है? व्हाट्स योर सोल्यूशन? मुझे तो ये नहीं समझ आती। ये आपने एक केस बताया, मैं भी एक ऐड कर देता हूँ। देखें, हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि शादी हो गई, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मर्द का भी बच्चा है, जिससे उसका रिलेशन था पास्ट में एक्स, उसका भी बच्चा हो गया। अब दोनों कहीं और मैरिड हैं, फॉर वट एवर रीजन, नहीं होगी शादी या ब्रेकअप हो गया होगा, जो भी है। 3-4 साल बाद फिर राब्ता हो जाता है। वो एक ऑब्सेशन तो होती है ना, वो एक अटैचमेंट तो होती है, पुरानी अटैचमेंट, और वो बैगेज लेकर आप शादी में एंटर हुए होते हो, जो पुराना आपका बैगेज होता है। अब 3-4 साल बाद जब आपका राब्ता हो गया, अब आप मुझे बताएं कि लेट्स से वो बंदे ने अगर राब्ता किया है, वो 5 जिंदगियां ख़राब कर रहा है, वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, अपने बच्चे की बर्बाद कर रहा है, जो अनफॉर्चुनेटली उसकी औलाद हो गई है दूसरी से। उसके बाद वो अपनी बेगम की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है क्योंकि वो डिसलॉयल है उसके साथ। फिर वो उस औरत की बर्बाद कर रहा है जिससे उसने दोबारा राब्ता कर लिया। उसके शौहर की बर्बाद कर रहा है, उसके बच्चे की बर्बाद। छः छः जिंदगियां, पांच नहीं। उसके साथ एसोसिएटेड जी, ज़िंदगियाँ और उसके भी वो भी बाद फिर बर्बाद अलहदा होती हैं वो ना। एसोसिएटेड है। अब आप मुझे बताएं कि गोइंग बैक क्या हुआ था? कौन देखेगा कि ये सारी चीज़ स्टार्ट कैसे हुई थी? कौन समझाएगा कि ये चीज़ स्टार्ट नहीं होनी चाहिए थी? और लेट्स से स्टार्ट हो गई तो उसका सोल्यूशन क्या है? उस ऑब्सेशन से, उस अटैचमेंट से निकलने का, उस टॉक्सिक अटैचमेंट निकलने का सोल्यूशन क्या है? आपका तो सारा कंटेंट इसको प्रमोट कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, मतलब ओपन मैरिजेस होनी चाहिए, कोई मसला नहीं, मैरिज भी है, लेकिन अगर कहीं और भी इंटरेस्ट डेवलप होता है तो कोई मसला नहीं है। और ये लाहौर में चल रही हैं ओपन मैरिजेस। वो इलाके ऐसे हैं, उनके मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ एलीट इलाके ऐसे हैं जहाँ ओपन मैरिजेस का कॉन्सेप्ट है। वो इतना थक चुके हैं, वो इतना घुटने टेक चुके हैं वो लोग ख्वाहिशात से, जो है ना, वो होके कि अब वो कहते हैं कि हम मैरिड भी रहेंगे, हमारे बच्चे भी होंगे, वी आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, बट तुम्हें जो पसंद है तुम वहाँ मुंह मार लो, मुझे जो पसंद है मैं वहाँ मुंह मार लूँगा। तो ये आपके सामने हो रहा है, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब हम चलते हैं ज़रा पोस्ट मैरिटल जो हमारे पास इश्यूज़ राइज़ होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एक रीज़न है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ऑब्ज़र्व की है कि जो पोर्नोग्राफ़ी है इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज़ की जिसकी वज़ह से डिवोर्सेस रिपोर्ट हो रही हैं। अभी रिसेंटली हमारा एक पॉडकास्ट भी हो रहा था, उसके अंदर डिस्कशन यही हो रही थी कि जब हमारे पास कपल्स आते हैं काउंसलिंग के लिए और हमारे पास मैरिटल काउंसलिंग करते हैं तो साइकोलॉजिकल टर्म्स में कहा जाता है कि पोरिंग आउट करवाना पेशेंट से। तो जब हम बातचीत करते हैं तो एट अ सर्टेन टाइम जो हमारा पेशेंट होता है, मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है, तो वो फूट पड़ते हैं और रो पड़ते हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप है उसके अंदर कुछ ऐसी डिमांड्स प्लेस की जा रही हैं जिसको मैं फुलफ़िल नहीं कर सकता या फुलफ़िल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मेरा मैरिटल रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। सो अब इसकी एक रीज़न ये है कि प्रीवियस 20-30 साल पहले आप चले जाएँ तो हमारे पास जो इंटरनेट की एक्सेस थी बड़ी लिमिटेड थी। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम एक सॉफ्ट फ़ोन की एक्सेस तो हमारे पास है कि हर वक़्त मोबाइल के ऊपर सॉफ्ट फ़ोन देखा जा रहा है। लेकिन जो हमारे पास दूसरी टाइप है पोर्नोग्राफ़ी की कि जो अब स्पेसिफ़िकली जो हमारी जेन ज़ी है, जेन ज़ी मैं नेगेटिव टर्म में नहीं कह रहा, लेकिन मैं जनरलाइज़ कर रहा हूँ कि जो हमारी जेन ज़ी है उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र है इस पोर्नोग्राफ़िक कंटेंट की तरफ। सो ये जो पोर्नोग्राफ़िक एडिक्शन हो जाती है लोगों को, ये फिर किस तरह से मैरिटल रिलेशंस को अफ़ेक्ट करती है?
इसको तो मैं डिजिटल इनफिडेलिटी कहता हूँ और ये एक अलग से टॉपिक है, इस पर तो बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। बात तो बहुत आगे चली गई है। हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि आई थिंक आई शुड से इट ओपनली बिकॉज नाउ दीज थिंग्स आर ओपन। मे बी सम लोगों के लिए शॉकिंग हो, बट दीज थिंग्स आर हैपनिंग के कपल्स को पता भी नहीं होता कि उनका हस्बैंड या उनका वाइफ ने कोई कम्युनिटी ज्वाइन की हुई है, उस कम्युनिटी में पता नहीं क्या गंद हो रहा है। ऐसी भी कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं कि मर्द अपनी जो वाइफ्स हैं उनकी तस्वीर आपस में शेयर करते हैं। बाकी आप समझ गए होंगे बात फिर कहाँ तक जा सकती है। बेगैरती जब शुरू हो तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। वाई? बिकॉज दिस गिव्स देम ड्राइव, बिकॉज नथिंग एल्स कैन फुलफिल देयर डोपामीन सेंटर्स जो उन्होंने भर लिए हैं फुल ऑफ डोपामीन शादी से पहले ही। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। पोर्नोग्राफी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्योंकि जब आपको प्लेजर इमेजेस से मिल रहा है, सेक्सटिंग से मिल रहा है, आई विल बी वेरी ओपन, इमेजेस देख के फिर किसी से बात करके ये आपको इससे प्लेजर मिल रहा है, तो रियल पर्सन आपको प्लेजर नहीं दे सकता। रियल फिजिकल रिलेशन आपको प्लेजर नहीं दे सकता। और पूरी दुनिया में मैं एक स्टैटिस्टिक आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में भी समथिंग सिमिलर होगा। किसी दौर में ईडी 40+ ईयर्स के बाद शुरू होती थी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आपको पता है अभी पूरी दुनिया में पीपल एजड 18 to 40, उनमें से मैं पढ़ रहा था 25 से 30% लोगों को ईडी हो जाता है, प्रॉपर ईडी, यानी जो एक बीमारी है। डायग्नोज अभी पता नहीं बाकियों को मॉडरेट कितना होता है, मैं स्वीयर उसकी बात कर रहा हूँ, 25 से 30%। तो आप मुझे बताएं कि कैसे जो है ना वो शादियां चलेंगी। फिर होमोसेक्सुअलिटी एंड दो सिक टेंडेंसीज टुवर्ड्स बोथ जेंडर्स, ये अलग मसले हैं। वो तो बाद में चीज़ें खुलती हैं ना, कि इनकी तो ओरिएंटेशन ही बड़ी डिफरेंट है। कई ऐसे कपल्स आते हैं स्पेशली एलीट्स में कि वो बेचारी औरत को बाद में पता लगता है कि ये तो इंटरेस्टेड मैन में था, या इट कुड बी वाइस वर्सा एज वेल, अल्लाह माफ़ करे। ये सारी बीमारियां, पॉर्न पॉर्न की एक्सट्रीम कैटेगरीज, अब तो बात बहुत आगे चली गई, अल्लाह माफ़ करे। चूँकि हमने चीज़ें कंट्रोल नहीं की, अब तो मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या क्या हो रहा है, किस किस तरह की कम्युनिटीज़ बनी है, किस किस तरह की फेटिशेस डेवलप हो जाती हैं। तो ऐसा बंदा कैसे शादी चला सकता है? सुभान अल्लाह। अच्छा अली भाई, एक एक बड़ी हार्श रियलिटी भी है कि प्रोबेबली अभी इतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में प्रिवेल नहीं कर रही, लेकिन एक वाइफ स्वैपिंग का कल्चर भी है जो कि सोशल मीडिया के थ्रू मेरे नॉलेज में आया है कि पाकिस्तान में उसको भी शायद इंटेंशनली परवान चढ़ाया जा रहा है और मे बी एग्जिस्ट भी कर रहा होगा। सो ये जो वाइफ स्वैपिंग का कल्चर है, ये ऑडियंस के लिए भी बताते चलें कि वाइफ स्वैपिंग जो है बेसिकली पार्टनर्स का एक्सचेंज होता है। सो ये इंटेंशनली या बाई कंपल्शन भी हो सकता है। तो आप इसको किस तरह से एनालाइज करते हैं कि जो वाइफ स्वैपिंग है वो मैरिटल रिलेशन की जो एक स्ट्रेंथ है या जो उसकी सोल है उसको किस तरह डिस्ट्रॉय करती है वो? एग्जैक्टली जो फिजिकल स्वैपिंग है वो तो शायद इतनी कॉमन ना हो अभी, एलीट सर्कल्स में हो या बहुत ही लोअर सोशल क्लास जो है उसमें में भी हो सकती है, वो भी फोर्सफुली। एक होता है विलफुली, एक होता है फोर्सफुली। फोर्सफुली तो हो सकता है कि मर्द जो है ना वो थोड़ा जुल्म करके, ज्यादती करके जो है ना वो इस तरह से करवाए औरत को। बट आई थिंक ये ज़्यादा डिजिटल है, एज एज फार एज मेरी एक नज़र है इस पे, या जितने प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं। तो ये चीज़ जो डिजिटल है आई थिंक ये ज़्यादा कॉमन है। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह करे कि फिजिकल बात इतनी कॉमन ना हो पाकिस्तान में, या मेरे इल्म में नहीं है। आई थिंक डिजिटली ये चीज़ ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा अली भाई, इसी की एक एक्सटेंशन ये भी है कि हमारे पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और बड़े अलार्मिंग सिचुएशन है कि बहुत ही ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हुए हैं, स्पेसिफिकली विद द एवोल्यूशन ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि एक्सेस बहुत इजी हो चुकी हुई है। सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो बिल्ड होते हैं लोगों के, उसके पीछे पॉसिबली क्या रीजंस हो सकती हैं? और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन क्या सिर्फ एक फिजिकल नीड को जस्टिफाई करता है या जो एक इंसान की स्पिरिचुअल नीड होती है उसको भी जस्टिफाई करता है? क्योंकि हम बेसिकली इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहे कि ये एक रिलेशन है, लेकिन एक इंसान इस तरफ माइल होता है और उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगी। सो पॉसिबली क्या हो सकता है इसके पीछे? सबसे बड़ी वजह पॉर्न एडिक्शन है, ऑनेस्टली। बहुत से मर्द शायद ये कहें कि नहीं जी नहीं, देखें चूँकि पाकिस्तान में मल्टीपल मैरिजेस, पॉलीगैमी का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे जाते हैं। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे वो बंदा ज़्यादा जाता है जो नंबर वन पॉर्न जिसने बहुत देखा होता है, और
जिसको डिजिटली ज़्यादा प्लेजर लेने की आदत है, या जिसको हराम की आदत पड़ चुकी है। एक दुआ भी ना, अल्लाह मकफिनी भी हलालिका अन हरामिक वागनिनी भी फजलिका अम्मन सिवा। ये दुआ आज के दौर में बहुत पढ़नी चाहिए कि अल्लाह हलाल मुझे काफ़ी हो जाए और हराम से जो है वो मुझे नफ़रत हो जाए। इन शॉर्ट इसका ये मतलब है इस दुआ का। जो बंदा हराम को पसंद करने लग जाए तो फिर उसको हलाल में मज़ा नहीं आ सकता, सीधी सी बात है। उसकी फिर डिज़ायर और वो बाकी सारी फैंटेसीज हराम ही पूरा करेगा। तो ये मैं समझता हूँ ये एक एक्सक्यूज़ है कि चूंकि हमारे पास मल्टीपल मैरिजेस का दरवाज़ा है नहीं, इसलिए हम जो है ना वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे जाते हैं। हैविंग सेड इट, यस, इन सम शेप और फॉर्म मैं इस बात को प्रमोट करता हूँ कि वी शुड एनकरेज मल्टीपल मैरिजेस, बट बेस्ड ऑन सिनेरियोज। नॉट कि हर बंदा मुंह उठा के कहे मैंने मल्टीपल मैरिज करनी तो बस वो कर ले। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। हर एक का कप ऑफ टी नहीं है पॉलीगैमी। ओके, दिस इज व्हाट आई बिलीव। एनीवे, तो पॉर्न इसकी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि वो लोग की वायरिंग ऐसी हो चुकी है, दे आर हार्ड वायर्ड टू सीक प्लेजर फ्रॉम हराम। उन्हें थ्रिल हराम से मिलता है, उन्हें थ्रिल हलाल से नहीं मिलता। ये अल्लाह माफ करे पनिशमेंट भी है। वी हैव टू बी वेरी हार्श। हमें सॉफ्ट बातें नहीं करनी, हमें उन्हें बताना है कि ये पनिशमेंट है, अल्लाह माफ करे। इस्तगफार करो, तौबा करो अल्लाह से, सजदे में गिर जाओ, ये दुआ करो कि अल्लाह मुझे हलाल काफ़ी हो जाए, ये मेरी लत छूट जाए जो मैं बाहर मुंह मार रहा हूँ, जो मुझे बाहर से थ्रिल लेने की आदत हो गई है। तो एक रीज़न ये है। दूसरी बहुत बड़ी रीज़न आप देखेंगे वो ये होगी कि ये लोग वो कंटेंट देखते हैं, सॉफ्ट पॉर्न, नेटफ्लिक्स सीरीज, बॉलीवुड की ऐसी गंदी घटिया सीरीज, ऐसे गाने जिसमें ओपन मैरिजेस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जिसमें माई बॉडी माई राइट, जिसमें जो है ना वो इस तरह की गलीज फिलोसफीज के डू व्हाट योर हार्ट सेज, और मज़ा कहीं से भी ले लो, शादी भी चलाओ लेकिन बाहर भी। आई एम श्योर कि ये ज़्यादा लोग उस तरफ जाते हैं, वो वाले जाते हैं जो इस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं। एंड देर आर मैनी डेंजरस नेटफ्लिक्स टीवी सीरीज आउट देयर जिसमें जिसकी पूरी थीम ही ये होती है कि मेरा बंदा जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या मेरी बंदी जो है ना उसमें मुझे अट्रैक्शन नहीं फील होती। और दैट इज़ वाई इनफिडेलिटी इज़ द वे फॉरवर्ड। दैट इज़ वाई बाहर मुंह मारना चाहिए। दैट इज़ वाई अपनी उस लस्ट को, इन्फेटुएशन को, वट एवर यू कैन से इट, वो करना चाहिए। तो ये दो बुनियादी वजह तो ये हैं। तीसरी बुनियादी वजह जो है ना वो थोड़ी सी टेक्निकल ये है कि शैतान तब इन्वॉल्व हो जाता है बीच में जब हस्बैंड इज नॉट हैप्पी विद वाइफ। वाई? बिकॉज इस तरह के बड़े केसेस बाय द वे हमारे पास आते हैं कि बंदा अच्छा है लेकिन ये कम है, ये कम है। पहले दो जो मैंने बताया वो ज्यादा है। बंदा बहुत अच्छा है, अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट हैविंग अ हैप्पी मैरिज। अनफॉर्चुनेटली उसकी वाइफ जो है ना वो बहुत तंग करती है, लेट्स पुट इट दैट वे। और वो सुकून नहीं है, उसको घर में सुकून नहीं है, कहीं से भी सुकून नहीं है। यानी वो गुलाम बना हुआ है, वो हर कुछ करता है, उसके बावजूद टॉन्ट्स है, उसके बावजूद उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। वो बंदा शैतान के हत्थे लग के इन्फिडेलिटी की तरफ चला जाता है, क्योंकि शैतान उसको मायूस करता है। शैतान फिर उसको पैसिव रिवेंज एक चीज़ होती है, पैसिव रिवेंज का धोखा देके कि अब ऐसी की तैसी, अब तो मैं ये करके दिखाऊंगा। और ये औरतों में बहुत ज़्यादा होता है कि मर्द अगर बहुत टॉक्सिक है, बहुत जुल्म करने वाला है, बात ही नहीं सुनता, ठीक है ना, आप देखेंगे ज़्यादातर औरतें जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में वो ये वाली हैं कि जो घर से मर्द बिल्कुल एंटरटेन ही नहीं कर रहा, गुस्से का बहुत तेज़ है, इंतहाई टॉक्सिक है, वो आप देखेंगे उनकी वाइफ ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जाएंगी। तो ये मोटी मोटी चंद एक रीजंस मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, ये हैं। अच्छा अली भाई, जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट होता है इसके अंदर डेफिनेट सी बात है, स्क्रिप्टेड चीज़ होती है, इसके अंदर पूरी टीम अवेलेबल होती है, डायरेक्शंस दी जा रही होती हैं, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और डेफिनेट सी बात है कि जिस रीजन से ही हमारे तक पहुंचाया जाता है उस रीजन के अंदर हलाल व हराम की तमीज़ नहीं है, तहारत की तमीज़ नहीं है, सफाई सुथराई की तमीज़ नहीं है। सो कंटेंट की जो नेचर है, आप भी जानते होंगे कि वो इस रेंज में आ चुकी हुई है कि जिसका कोई हिसाब भी नहीं है। सो अब होता ये है कि जब शादी होती है तो कपल जब उनका रिलेशन बिल्ड होता है तो उनमें से बाज़-औक़ात एक या बाज़-औक़ात दोनों कुछ फैंटेसीज़ की वर्ल्ड में होते हैं और कुछ अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस भी बिल्ड हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, मेल की फ़ीमेल के साथ या फ़ीमेल की मेल के साथ। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा होता है कि जिस तरह की पोर्नोग्राफिक मूवीज़ के अंदर चीज़ें परफ़ॉर्म की जाती हैं, वैसे ही यहाँ भी होंगी। अब उसके अंदर अगर मैं ज़रा ज़्यादा ओपनली पूछूँ तो
लिमिटेशंस हमारे पास क्या हैं? हदूदुल्लाह क्या आती हैं इन रिलेशंस के अंदर कि ऐसी क्या बाउंड्रीज सेट की जाएँ कि जिसकी वजह से एक तस्कीन का फैक्टर भी रहे और किसी किस्म की मेंटल जिसे आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस जिस तरह की आप बात कर रहे हैं प्रीवियसली कि स्ट्रेस बिल्ड हो रहा होता है, वो स्ट्रेस भी रिलीज़ हो सके। सो मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि जो बाउंड्रीज़ हैं एक कपल की, वो कहाँ पे लाई करती हैं? मैं चूँकि आलिम नहीं हूँ, मैं उलमा की बात आपको बता देता हूँ, कोटिंग देम। मैंने डॉक्टर हमाद लखवी के साथ इस पे बड़ा ओपन पॉडकास्ट किया हुआ है कि वो सेक्सुअल बाउंड्रीज़ क्या है हस्बैंड वाइफ के दरमियान। और भी काफ़ी उलमा को अल्हम्दुलिल्लाह इस पे सुना हुआ है। वेस्टर्न उलमा को भी सुना है क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट होगा, हमारे कल्चर के उलमा का डिफरेंट होगा। बिकॉज़ वेस्ट में पोर्नोग्राफी ज़्यादा कॉमन है, वहाँ पे इन्फिडेलिटी ज़्यादा कॉमन है, वहाँ पे उरियानी, फ़हाशी ज़्यादा कॉमन है। तो वहाँ के स्कॉलर्स फ़िकुल वाक़े के मुताबिक उनके फतावा ज़रा डिफरेंट हो सकते हैं, तो उनको भी मैंने सुना हुआ है। इन शॉर्ट ये है कि ऑब्वियसली इस्लाम एनल सेक्स को हराम कहता है, कंप्लीटली हराम है। जो बात वेस्ट के स्कॉलर्स से मैंने सुनी है, और वो अच्छे स्कॉलर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो सोल्ड आउट स्कॉलर्स हैं, दे आर गुड स्कॉलर्स। वो यही है कि इफ़ बोथ पार्टीज म्यूचुअली एग्री टू फुलफिल देयर डिज़ायर्स थ्रू एनी मीन्स अदर देन द हराम मीन्स, जो मैंने एक बात बता दी है कि अप्रोचिंग वाइफ ड्यूरिंग हर मेंसेस एंड अप्रोचिंग वाइफ फ्रॉम द प्रोहिबिटेड एरिया, जो मैंने नाम लिया। अदर देन दैट इफ़ दे want to devise ways to give pleasure to each other, तो उसकी इजाज़त है, ये मैंने सुना है। हाँ, अगर आप अरब स्कॉलर्स की तरफ चलेंगे, पाकिस्तानी स्कॉलर्स की तरफ आ जाएंगे, तो दे विल हाईली डिस्करेज दिस, बिकॉज दे बिलीव कि नहीं, अल्लाह ताला ने लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन साख्त में और बड़ा मुकर्रम पैदा किया है, तो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो इंसान की डिग्निटी से गिरी हुई चीज़ें, जो जानवर करते हैं। तो ये दो व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन ये कि आई बिलीव कि जिस दौर में हम रह रहे हैं, देयर इज़ अ रूम फॉर दैट कि अगर दोनों पार्टीज़ म्यूचुअली या एक पार्टी दूसरे को कुछ इस तरह से कहे और थोड़ा सा मना ले, एग्री करवा ले कि दिस इज़ माई नीड, दिस इज़ हाउ आई वांट दिस रिलेशन टू बी, फिजिकल रिलेशन टू बी, और अगर वो मान जाती हैं तो मेरे ख्याल में कि इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन बोथ पार्टीज। ऐसा नहीं है कि किसी को आप अब्यूज़ करके या ज़बरदस्ती करा के, वो तो फिर आपकी मैरिज ख़राब करने वाली बात है ना, वो तो अक्लमंदी भी नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम स्कॉलर्स, स्कॉलर्स की बात मैंने बताई। अच्छा अली भाई, एक चीज़ ये भी है कि हमारे यहाँ यूजुअली जब पॉर्न एडिक्शन की बात होती है तो यूजुअली हमारे ज़हन में आता है कि मर्द ही होगा और उसको ही पॉर्न एडिक्शन होगी, क्योंकि लड़कों का एक्सपोजर ज़रा ज़्यादा होता है यहाँ पर। लेकिन क्या फीमेल्स के अंदर भी इसका आंसर पाया जाता है कि पॉर्न एडिक्शन के केसेस आते हो आपके पास? जी, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कुछ केसेस में ये भी कहा जाता है ना हमारे पास कि जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करे काज़ी। सो इस चीज़ को समटाइम्स पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इन दिस सिनेरियो मेरा ख्याल है ये चीज़ नेगेटिवली भी यूज़ होती होगी। क्यूरियोसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म है बहुत बड़ा, क्योंकि वॉचिंग दैट गिव्स डोपामीन, वॉचिंग दैट टेक्स यू टू अ सर्टेन जोन, जिससे आर्जी तौर पे स्ट्रेस रिलीज हो सकता है। उसके बाद ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, फीमेल ब्रेन इज मोर क्यूरियस देन मेल ब्रेन व्हेन इट कम्स टू सर्टेन थिंग्स। आर्टिस्टिक है ना बहुत फीमेल ब्रेन, एस्थेटिक एंड आर्टिस्टिक। एंड देन ऑब्वियसली वन ऑफ अनदर रीजन इज ऐसा मर्द जो हराम रिलेशन में उनके साथ, वो उनको उस तरफ लाए, वो उनको इंट्रोड्यूस करवाए, और फिर वो एडिक्शन बन जाए। वो कोई लस्ट या डिज़ायर ना हो, बल्कि वो एक आप कह लीजिए पाथवे बन जाए, ब्रेन का एक पाथवे बन जाए कि बस ये करना है, और उसकी एक हैबिट डेवलप हो जाए। फीमेल्स की रीजंस बहुत डिफरेंट है टू वॉच सच कंटेंट देन मेल, जो मैंने मोटी मोटी बताई वो जो है ना। अली भाई, लेकिन हमें ये भी नज़र आता है कुछ केसेस के अंदर कि फैमिली लाइफ बड़ी वेल सेटल्ड है और हस्बैंड वाइफ खुश हैं, घर में भी सुकून है, बच्चे भी हैं एंड एवरीथिंग। लेकिन उसके बावजूद भी हमें बाहर से सुनने में मिलता है कि यार, ये बाहर देखने में मिलता है कि भाई ये हस्बैंड कहीं बाहर मुंह मार रहा है या ये वाइफ कहीं मुंह मार रही है। सो पॉसिबली इन दिस सिनेरियो क्या रीजंस हो सकती हैं कि डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही हो? देखें, आई विल बी वेरी हार्श हेयर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। हराम की आदत, हराम की लत लग जाना, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक पनिशमेंट, सीधी सी बात है। वी हैव टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड।
जो बंदा हलाल होने के बावजूद, हर चीज़ ठीक होने के बावजूद भी बाहर मुंह मार रहा है, तो वो अल्लाह की सज़ा नहीं तो फिर क्या है, आप मुझे बताएं। इसके अलावा कोई और चीज़ समझ लगती है? यानी कुरान मजीद में अल्लाह कहते हैं कि जो भी शख्स अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाता है, अल्लाह ताला उसके साथ एक शैतान अटैच कर देता है, एक करीन अटैच कर देता है। कुरान की आया है। आप मुझे बताएं, जिस शख्स के साथ शैतान अटैच हो गया, जिसने अपने फोर्ट्रेस को गिरा दिया हुआ है, फोर्ट्रेस से मुराद है कि अपनी प्रोटेक्शन को गिरा दिया हुआ है। प्रोटेक्शन क्या है? नमाज। बहुत बड़ी प्रोटेक्शन नमाज है। यस, वी कैन आर्ग्यू देयर आर सर्टेन पीपल जो नमाजी होने के बावजूद, बहुत नेक, एविडेंटली नेक होने के बावजूद, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हराम की तरफ है, लेकिन वो बड़ा रेयर है। वो बहुत रेयर है। यू विल फाइंड एग्जांपल्स, लेकिन वो रेयर है। मेजॉरिटी पीपल जो अपने फोर्ट्रेस से स्ट्रांग रखते हैं, जिसमें नमाज है, जिसमें जिक्र है, जिसमें सोहबत अच्छी है, वो बच जाते हैं इन चीज़ों से। अल्लाह ताला उनको बचाता है। जैसे यूसुफ इस्लाम ने क्या कहा था कि मैं भी ना बचता इल्ला मा रहीमा रब्बी, एक्सेप्ट अगर मेरा रब जो है ना, वो किसी पे रहम ना कर दे। तो आज का तो दौर देखें जी, ऐसा है कि अल्लाह की रहमत के बगैर बच ही नहीं सकता बंदा, सीधी सी बात है। तो जब अल्लाह की रहमत उठ जाए, आई विल बी वेरी स्ट्रेट, आई विल बी वेरी हार्श। जब आप जो है ना वो अ, शैतान अटैच हो जाए आपके साथ, वो करीन आपके साथ अटैच हो जाए क्योंकि आप रहमान के जिक्र से गाफिल हैं, तो फिर यही ख्वाहिशात आएंगी ना। फिर क्या होगा? फिर हलाल होने के बावजूद भी वो शैतान आपको हलाल की तरफ तो नहीं करेगा, वो तो बल्कि आपको मोटिवेट करेगा कि ये हलाल ख़त्म करो और हराम की तरफ आओ। तो मैं तो इसकी स्पिरिचुअल रीज़न ही बयान करूँगा। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कोई पुराना ट्रॉमा हो सकता है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, समटाइम्स किसी के साथ चाइल्डहुड अब्यूज़ हुई होती है, तो वो उसका ट्रॉमा एक्टिव हो जाता है और वो उसको हलाल में वो चीज़ नहीं मिल रही होती, वो फिर दोबारा वहाँ चला जाता है। येस, दीज़ आर रीज़न्स, लेकिन प्राइमरी रीज़न तो स्पिरिचुअल है, जो मैं आपको बताई है, दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न। अच्छा, एक और बड़ा कॉमन फिनोमिनन देखने में आया है कि मेल्स एंड फीमेल्स बोथ जब सहेलियों में बैठती हैं ख़वातीन या मर्द बैठते हैं अपने दोस्तों के अंदर सर्कल्स में, तो वो अपनी बेड लाइफ की स्टोरीज़ शेयर कर रहे होते हैं। और कुछ लोग तो अपने प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए भी शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इसको एग्जैजरेट करके बता रहे होते हैं। और आई डोंट नो क्या पीछे माइंडसेट होता है कि क्यों वो स्टोरी बताई जा रही होती है। मेल्स में तो प्रोबेबली ये होता है कि अपने आप की जो मेल स्ट्रेंथ है वो दिखाने की कोशिश की जा रही होती है। लेकिन इन द लॉन्ग रन ये चीज़ें किस तरह से अफ़ेक्ट करती हैं फिर मैरिटल लाइफ़ को? एंड सेकंडली, अगर किसी को इस तरह का कोई इशू है भी, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है कि वो किस लेवल पे जाके इस चीज़ को डिस्कस करे या इसके बारे में सॉल्यूशन सॉर्ट आउट करे? पहली तो बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई ऐसे मर्द और औरत पे जो अपने पार्टनर के बॉडी के अज़ा या ऐसी चीज़ें लोगों में एक्सपोज करते हैं अपने दोस्तों में। खैर, दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक। आपका सवाल कुछ और था, लेकिन मैंने कहा ये हदीस भी यहाँ पे इसी बहाने ऐड कर दूँ। तो बेडरूम की ऐसी बातें तो बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए कि मेरी वाइफ बड़ी खूबसूरत है या मेरी वाइफ का मेरे से ऐसा ऐसा रिलेशन है, हम तो ये फैंटेसी पूरे करते हैं। ये तो बेगैरती है सीधी, ये तो दयूसपन है। और ये तो इसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, ये तो इतनी गैरत तो एक काफिर में भी है, नॉन मुस्लिम में भी है कि इस तरह की चीज़ें वो समझता है कि एथिकली भी गलत है। अब ये है कि यार, यहाँ पे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा दोनों पार्टीज से कि खुदा के लिए एक दूसरे की बात सुन लिया करें, ताकि ऐसा ना हो कि आपका स्पाउस जो है ना वो चौथे मोहल्ले जाके बात कर रहा हो, दोस्तों में बात कर रहा हो। आप सुन लिया करें एक दूसरे की बात, थोड़ा समझ लिया करें, थोड़ा इनकरेज कर दिया करें एक दूसरे को। कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, ताकि उसको मौका ही ना इतना मिले। जितना आप वो गैप छोड़ेंगे, वैक्यूम छोड़ेंगे, तो ये इंसानी फितरत है कि कहीं ना कहीं तो वेंट आउट करना है। इतना वलीउल्लाह कोई नहीं होता कि वो तहज्जुद पे मसल्ले पे बैठ के सब कुछ वेंट आउट करे। सबको चाहिए कोई ना कोई इंसान भी चाहिए जिनसे वो वेंट आउट कर सकें जाकर, सीधी सी बात है। तो बेहतर है कि वो आप ही बन जाए, इससे पहले उसकी कोई दोस्त बन जाए आपकी वाइफ की, या उसकी कोई बहन बन जाए, वो बहन उससे और टॉक्सिक करे। अगर करनी भी है तो अक्लमंद लोगों से करें, ठीक है, जो आपको कुछ बता सकें, वाकई ही गाइड कर सकें। और बताते हुए भी ख्याल करें कि ऐसा ना हो कि आप अगले को ही नेगेटिव कर दें। यानी आप इतना कुछ उगल दें, इतना कुछ एग्जैजरेट करके बता दें कि अगला भी कहे यार वाकई मर्द तो बड़े गंदे होते हैं, या अगला कहे यार वाकई औरतें तो बड़ी ख़राब हो गई हैं आज के दौर में। तो देखें, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज अपॉन द पर्सन। उसको ये सोचना चाहिए
कि मैं इंडिविजुअलिस्टिक माशरे का हिस्सा नहीं, कलेक्टिव कल्चर, कलेक्टिविस्ट कल्चर है। हम सब एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो मुझे भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है कि जितनी बात करूं नपी तुली बात करूं, और जो सुनने वाला है उसको भी अच्छा गाइड करना चाहिए। तो यही है, इसके अलावा तो फिर वरना मामलात ख़राब ही होंगे आपके सामने। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा सर उठा रही है अली भाई, कि हमारे सामने नज़र आता है कि डेफिनेट सी बात है, जिस तरह हम लोग प्रीवियसली बात भी कर रहे थे कि हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट भी हो जाती है और हार्मोन्स की ही एक्चुअली गेम है सारी की सारी। सो जो मर्द हजरात कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं और उनका वास्ता जो है वो बड़ी ख़वातीन के साथ पड़ रहा होता है, और ज़ाहिर है एक बाहया मर्द के लिए तो लाजमी यही है कि उसकी नज़र ना उठे, लेकिन फिर भी एक्सीडेंटली कहीं नज़र पड़ जाती है इंसान के अंदर, एंड देन उसके बाद वो घर आता है, एंड घर आने के बाद वो अपने स्पाउस के साथ कोई डिमांड करता है या रिलेशन बिल्ड करना चाहता है। सो ऐसी ख़वातीन भी और ऐसे मर्द भी, इन अदर केसेस ये भी सुनने में आया है कि बाज़ औक़ात कुछ ख़वातीन की वो बहुत ज़्यादा मर्द से डिमांड करती हैं कि नीड है इस चीज़ की और ये फुलफ़िल होनी चाहिए। तो हमें दोनों तरफ से ये बात सुनने में नज़र आती है कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ़ जो है वो दिमागी तौर पे मरीज़ है, और उसका तो दिमाग में हर वक़्त चीज़ें ही ये चलती रहती हैं और उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता। मर्द शिकवा कर रहे होते हैं, जी हम काम से थके हुए आते हैं, हम हमारा ये है, ख़वातीन का भी होता है, बच्चों से आवाज़ार हैं, थके हुए हैं, ये चीज़ें हैं। सो अगर एक हलाल रिश्ते में होने के बावजूद तस्कीन नहीं हो पाती उस चीज़ की, कि जिस चीज़ के लिए वो बेसिकली वो रिश्ता है। इसके अलावा भी उसके पर्पसेस हैं, रीज़न्स हैं कि एक निज़ाम है ख़ानदान का, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक तस्कीन रखी हुई है। जब ये चीज़ यहाँ पर सैटिस्फाई नहीं होती, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? उसके बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, दोनों को ये समझना चाहिए जिस दौर में हम रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन अ वेरी विजुअल एज, जहाँ पर पता नहीं एक छोटे बच्चे ने उतनी न्यूड इमेजेस देख ली हैं जितनी मैं समझता हूँ पुराने एक बादशाह ने सारी उम्र में न्यूड औरतें नहीं देखी होंगी। उसकी जो बांदियाँ होती होंगी कितनी होती होंगी, 100-200 होती होंगी एक बड़े बादशाह की बांदियाँ। 100-200 औरतें देखी होंगी उसने। आज का बच्चा जो है वो मेरा ख्याल 100-200 न्यूड औरतें जो है वो एक रात में देख लेता है। ठीक है, सीधी सी बात है। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली तो औरतों को ये बात समझनी चाहिए, आई विल बी वेरी ओपन, कि दे शुड मेंटेन देमसेल्व्स, दे शुड ट्राई एट लीस्ट, और दे शुड अंडरस्टैंड कि आज के मेन विजुअली चीज़ें देखते हैं। और मैं लेट मी कोट अ स्कॉलर, एक स्कॉलर है उनका बड़ा ज़बरदस्त इस पे कोट्स भी है, डॉक्टर यासिर काजी। उन्होंने बहुत ओपन कहा कि आई डोंट नो इसको लोग कैसे लेंगे, बट ही वाज वेरी ओपन अबाउट इट कि गेट नेकेड फॉर ईच अदर। वेरी क्लियर, इससे बड़ी और क्या बात करूं। ठीक है, तो वाई, बिकॉज फिजिकल रिलेशन नॉट जस्ट के आपने जो है ना वो इंटरकोर्स किया है, बल्कि देयर शुड बी सर्टेन थिंग्स कि दोनों उस चीज़ को इंजॉय कर सकें और दोनों तस्कीन ले सकें हलाल से, प्रॉपर तरीके से हलाल से तस्कीन ले सकें। हाँ, ख़तरनाक हद तक बात ना जाए कि वीडियोस बन रही हैं और ये सारी चीज़ें हैं, और उससे ब्लैकमेलिंग भी फिर बाद में होती है, आपको पता है। इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए, मतलब आई होप ऑडियंस गेट माय पॉइंट, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बिकॉज़ वी आर लिविंग इन अ वेरी विजुअल एज, सो सर्टेन थिंग्स कैन बी डन टू कैटर दोज़ थिंग्स, और औरतों को माइंड नहीं करना चाहिए। उन्हें ये नहीं कहना चाहिए परवर्ट है, उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि इसका ज़हन बहुत गंदा है। तो अगर आप नहीं समझ रही इन चीज़ों को, इन चैलेंजेस को, और आप ये कह रही इनका ज़हन गंदा है, भई ये तो एप्रिशिएट करने वाली बात है कि एक बंदा हलाल से ही वो सब कुछ लेना चाह रहा है। तो जितना इंसान कर सकता है उतना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ज़रूर करे इंशाअल्लाह ताला। मैं तो इसको एनकरेज करूँगा। अच्छा, एक और बड़ा सीरियस कंसर्न ये राइज़ हुआ है अली भाई, कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कपल्स हैं, वो उन्होंने अपने ड्यूरिंग द रिलेशन या ड्यूरिंग द प्राइवेट टाइम वो पोर्नोग्राफिक मूवीज़, पोर्न जो होता है उसको वॉच कर रहे होते हैं, और उसके साथ-साथ वो यूजुअली इसको प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। सो इन दैट केस हमें ये नज़र आता है कि डेफ़िनेट सी बात है, उस टाइम इंसान के जो हार्मोनल थ्रेशोल्ड होता है उसकी इंटेंसिटी उस टाइम पे प्लेयर के हार्मोन्स की ज़्यादा होती है रादर दैन एनालाइजिंग। सो जब कोई इस तरह का कंटेंट देखता है और देन उसके बाद वो उससे कुछ ना कुछ चीज़ों को अपने दिमाग के साथ कोरिलेट भी करेगा, कंपैरेटिव एनालिसिस भी बिल्ड करेगा अपना। अब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेल किसी चीज़ को कंपेयर करना शुरू कर दे अपनी खातून के अंदर, या खातून मेल के अंदर कंपेयर करना शुरू कर दे। अव्वल तो बात ये है कि ये सरीहन हराम है।
लेकिन फिर भी एक चीज़ क्योंकि एक प्रॉब्लम है, सो जब वो कंपैरेटिव एनालिसिस बिल्ड करेगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि मेल किसी चीज़ की कमी महसूस करना शुरू कर दे या फीमेल किसी चीज़ की कमी महसूस करना शुरू कर दे। हम पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ को लेके नहीं जा रहे कि किस चीज़ की कमी महसूस होगी, लेकिन डेफिनेट सी बात है कंपैरिज़न तो ड्रा हो सकता है। आप मेरा ख़्याल है आप समझ रहे होंगे बेहतर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब इस तरह का कंपैरिज़न कोई बिल्ड होगा, वो मेल की तरफ से हो या फीमेल की तरफ से हो, तो वो कंपैरिज़न फिर अल्टीमेटली कितना डिज़ास्ट्रस साबित हो सकता है। देखिए हराम तो है ही, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन विल वांट कि वो अपनी वाइफ को किसी दूसरे मैन का प्राइवेट पार्ट दिखाए। मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड वो कौन मर्द है कि पता नहीं किस लेवल पे वो चला गया है कि वो दूसरे मेल का पोर्नोग्राफी में मेल का प्राइवेट पार्ट तो आएगा ना ऑब्वियसली। वो कौन है जो दूसरे का प्राइवेट पार्ट दिखा रहा है अपनी वाइफ को, और वो फीमेल कौन है जो हस्बैंड के साथ बैठ के एंजॉय कर रही है दूसरी औरतों की नेकेड बॉडी को। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि पता नहीं ये कौन करता है। अल्लाह हिदायत दे। और हराम है, यू आर पुटिंग योर स्पाउस एट अ ग्रेट 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 रिस्क, और यू आर पुटिंग योर जनरेशंस एट रिस्क। शैतानी है पूरी वो इंडस्ट्री, डिमोनिक है। मैं तो इस बात का कायल हूँ, जब आप वो चीज़ देखते हैं शैतान आपके अंदर एंटर हो जाता है, शैतान आपकी औलाद को इन्फ्लुएंस करता है। बाकी देखें कि वो देखते हुए खुदा ना खास्ता उसके बाद आप वो हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक करें और उससे औलाद पैदा हो जाए, तो वो औलाद में शैतान इन्वॉल्व है। अल्लाह अकबर। यानी इमेजिन करें कि क्या मनहूस चीज़ देखते हुए जो है ना आपने वो अमल किया है, जबकि वो अमल बड़ा एक वो इबादत कहा गया उस अमल को। हदीस के मुताबिक वो भी इबादत है। अगर आप अपनी जायज़ ख्वाहिशात अपनी बेगम से पूरी करते हैं, इसको इबादत कहा गया है हमारे दीन में। तो ये इबादत है, मतलब पॉन्ड सामने लगाया हुआ है और उसके बाद जो है ना वो दोनों एक दूसरे से वो देख भी रहे हैं, प्लेजर भी ले रहे हैं। तो बस उनको थेरेपी लेनी चाहिए ऑनेस्टली। दे शुड डू समथिंग अबाउट इट। खुदा ना खास्ता अगर उन्हें लत है, उन्हें आदत है, दे शुड सीक थेरेपी फॉर इट। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी देखने में आता है कि अब अनफॉर्चुनेटली मीडिया के ऊपर इस किस्म की रील्स शेयर हो रही होती हैं कि जिसके अंदर कोई ऐसा सीन होगा कि जिसमें इंटीमेसी को थोड़ा-सा पम्प किया जा रहा होता है एंड देन उसके साथ कैप्शन में लिखा हुआ होता है कि शेयर इट विद योर पार्टनर एंड ब्ला ब्ला जो चीज़ें यूजुअली होती हैं। सो 1-2 केसेज़ ऐसे भी सुनने में आए हैं कि चूँकि बच्चे भी अब सेल फ़ोन्स यूज़ करते हैं पेरेंट्स का और पार्टनर ने एक स्पाउस ने दूसरे को वो वीडियो भेजी और देन उसके बाद वो मोबाइल बच्चे के हाथ लग गया एंड बच्चे ने वो चीज़ देखी, बच्चा बहुत छोटी उम्र का था एंड देन वो बच्चा भी ट्रॉमाटाइज़्ड हो गया। सो और ओवरऑल डेफ़िनेट सी बात है सारी फैमिली भी ट्रॉमाटाइज़ हो जाती है। सो इन दैट केस आप फिर कपल्स को क्या एडवाइस करते हैं कि किस तरह से इसको अवॉइड किया जाए इस चीज़ को? एक ही एडवाइस है कि गेट ऑफ दीज थिंग्स, और कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। आप अपने सोशल मीडिया को क्लीन करें। आपने अगर यूज़ करना है उसको, तो योर एल्गोरिदम शुड बी गुड। इस गंद को, अपने एल्गोरिदम्स को साफ़ करें, इस गंद को हटाएं वहाँ से। हस्बैंड इन्वॉल्व्ड है तो वाइफ उसके एल्गोरिदम्स को साफ़ करे, वाइफ इन्वॉल्व्ड है हस्बैंड उसके एल्गोरिदम्स को साफ़ करे। ज़्यादा रियल वर्ल्ड में आ जाएँ, वर्चुअल वर्ल्ड से निकल आएँ, और रूल्स बनाएँ अपनी फैमिली के कि हमने ये चीज़ें हमारे लिए इंस्पिरेशन नहीं है। ना हमने टिकटॉक की किसी वीडियो से इंस्पिरेशन लेनी है, ना हमने इंस्टाग्राम की किसी वीडियो से इंस्पिरेशन लेनी है या आइडिया लेना है। हमने एज़ अ फैमिली इन रियल वर्ल्ड विद रियल आइडियाज़ रियल ग्रोथ करनी है। तो ये रूल्स बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ यू आर गॉन फॉर श्योर। बिकॉज़ वो सैलाब इतना ज़्यादा है, अगर आप बाज़ नहीं आएँगे तो वो तो आपको हुक करेंगे। वो तो डिज़ाइन ही इसलिए हुए टू गेट यू हुक्ड, टू गेट यू अटैच्ड। यू कैन नॉट रेज़िस्ट इट, यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम इट बेसिकली। अच्छा अली भाई एट द एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे यहाँ कुछ कपल्स तो ऐसे हैं जो कि इंटेंशनली इस गुनाह में डूबे भी हुए हैं और इस तरह की हरकत भी कर रहे हैं जो हदूदुल्लाह की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी मिल जाती हैं कि जिसके अंदर एक पार्टनर जो है वो मजबूरन किसी ऐसी चीज़ का शिकार हो रहा है और वो उससे भी लड़ाई कर रहा है, अपना घर बचाने की भी कोशिश कर रहा है या कर रही हैं। सो ऐसे कपल्स के लिए आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी कि वो एक पीसफुल लाइफ स्पेंड कर सकें? ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह सवाल है। देखें, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने बड़ी उम्मीद कुरान मजीद में दिलाई है कि कभी भी वापसी हो सकती है। हज़रत यूनस की जो दुआ है ना, और हज़रत यूनस की जो सिचुएशन है, मतलब कभी आप उस पे गौर करें, लेयर्स अपॉन लेयर्स ऑफ डार्कनेसेस थी उनके ऊपर। कुछ मेटाफोरिकल लेयर्स ऑफ डार्कनेस थी, कुछ फिजिकल। फिजिकल तो 3 थी। डार्कनेस ऑफ द नाइट, डार्कनेस ऑफ द ओशन,
डार्कनेस ऑफ द वेल, बेली में थे ना वेल के, फिर डार्कनेस ऑफ होपलेसनेस कि मैंने क्या कर दिया, फिर डार्कनेस ऑफ अनसर्टेनिटी, पता नहीं क्या बनेगा, मैं यहाँ से निकलूँगा नहीं निकलूँगा, डार्कनेस ऑफ के निकल भी गया तो क्या होगा, द वे फॉरवर्ड। आप सोच सकते हैं इंसान थे ना, उनके जहन में वहाँ तन्हाई में कितने ज़्यादा थॉट्स आ रहे होंगे, और उस वक्त उन्होंने कह दिया ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो मैं ऐसे कपल्स को कहूँगा जो अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं और निकलना चाह रहे हैं, इस गंध से निकलना चाह रहे हैं, और ज़्यादातर माशाल्लाह दे वांट टू गेट आउट, अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशाइन बात है। मर्द हराम रिलेशन में है, निकलना चाह रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल में, पोर्नोग्राफी में है, निकलना चाह रहा है, या उसको डिजिटल इनफिडेलिटी की आदत हो गई है कि वो किसी से चैटिंग करता है या मल्टीपल औरतों से चैटिंग कर रहा है, और औरत भी इसमें पड़ी हुई है। नंबर वन, होपलेस ना हो। अल्लाह ताला जो है वो हर मसले को हल कर सकता है, और बड़े बड़े लोग मसाइल को हल कर लेते हैं। नंबर टू, अपनी मैरिज को हैप्पी बनाएं, अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए इम्तिहान बनेंगे, टॉर्चर का बाइस बनेंगे, तो आपका स्पाउस इधर जाएगा ही जाएगा, एक पैसिव रिवेंज की वजह से, और अपने आप को टॉर्चर करने से कि भाई अब तो मैं अपने आप को टॉर्चर करूंगा और इस तरह करूंगा, तो ये शैतान फिर बीच में इन्वॉल्व हो जाता है। तो प्लीज़ एक दूसरे की बात सुना करें, बी जेंटल विद ईच अदर, बी देयर फॉर ईच अदर, सकून का बायस बने, मवद्दा, रहमा, सकीना, कितने खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स हमारे दीन ने दिए कि एक दूसरे के लिए सकून का बायस बनो, सकीनत का बायस बनो, एक दूसरे को कंपैशन दिखाओ, एक दूसरे के मसाइल को समझो, ठीक है ना, और एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करो, बहुत आसानी पैदा करो एक दूसरे के लिए, ताकि तुम्हारी एक हैप्पी मैरिज हो। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कई मर्द देखे हैं जिनकी बड़ी हैप्पी मैरिज है, उनकी वाइफ बहुत अच्छी हैं, बहुत नेक है, उन्हें नेकी की तरफ बुलाती हैं, वो जल्दी निकल आते हैं इन चीज़ों से। क्यों? उन्हें रिग्रेट ज़्यादा होता है कि यार ये मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरी बेगम तो इतनी अच्छी है, मेरा इतना ख्याल रखती है, उस बेचारी का क्या कसूर है मैं ये काम कर रहा हूँ। वो जल्दी निकल आते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर बेगम भी अच्छी नहीं है, बेगम ने भी नाक में दम किया हुआ है, ठीक है ना, तो वो नहीं निकल पाते। वो फिर एक बहुत डेडली साइकिल ऑफ डीमोटिवेशन होता है। तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ दोनों जेंडर्स से कि प्लीज़ एक दूसरे के लिए अच्छे बने, और एक दूसरे के लिए राहत का बायस बने, और अगर खुदा न खास्ता वन ऑफ यू इज़ इन्वॉल्व तो एक दूसरे की हेल्प करें इंशाल्लाह। थेरेपी है, देयर आर सो मैनी थिंग्स इंशाल्लाह। और अल्लाह से कभी भी उम्मीद ना हारें, अल्लाह ताला जो है वो हर जगह से इंसान को निकाल सकता, हर डार्कनेस अल्लाह ताला ख़त्म कर सकता है। और ये कोई इनजस्टिस नहीं है अल्लाह की तरफ से कि हम इस दौर में पैदा हो गए, हम निकल ही नहीं सकते। अल्लाह की कैलकुलेशन है, अल्लाह ने हमें किसी हिकमत से इस दौर में पैदा किया है तो सोल्यूशन भी रखे होंगे। देखें, हर बीमारी का इलाज है, हमें तो दीन ये कहता है हर बीमारी का इलाज है। तो इंशाल्लाह इन एडिक्शंस का भी इलाज है, इन सारी चीज़ों का इलाज है। समझें एक दूसरे को इंशाल्लाह ताला, और तौबा करें, इस्तगफार करें, अल्लाह ताला से रुजू करें। हर चीज़ को इस टेक्निकल एंगल से ना देखें कि ये कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या टेक्निकल इशू है मैरिज में। देखें, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल का कोट है कि जब भी मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ, तो उसका रिज़ल्ट मुझे मेरे स्पाउस में और मेरी सवारी में नज़र आता है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, समटाइम्स आपका गुनाह होता है, समटाइम्स आप अल्लाह की नाफरमानी में इन्वॉल्व होते हैं, उससे नहूसत, लड़ाइयाँ, ये चीज़ें ज़्यादा होने लगती हैं। तो अल्लाह की तरफ रुजू करें इंशाल्लाह ताला, और नेक बनने की कोशिश करें, या देखें अल्लाह की मदद आएगी, मायूस ना हो इंशाल्लाह ताला। ये मेरा पैगाम है। थैंक यू सो मच अली भाई फॉर योर काइंड टाइम एंड योर प्रीशियस वर्ड्स। आपसे इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा दोबारा नशिस्त भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीड ऑफ द आवर टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली एपिसोड में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।